हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्ट 16 बायनोमियल थ्योरम। अभी हम बायनोमियल थ्योरम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक लेक्चर एक एक टॉपिक डिटेल में। हाँ, लेक्चर की ड्यूरेशन अगर कम नहीं दिखती है 15 16 20 30 मिनट, तो ये मत सोचना कि कंप्लीट लेक्चर 10 मिनट से ज़्यादा पार्ट्स में बना रहे हैं। इस बार हम इसको फाइनली पूरा फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद बाकी के लेक्चर्स जो भी बचे हुए हैं विल ब्रिंग देम। आप अपनी डिमांड भी बता सकते हो कि लेक्चर्स यू वांट। वैसे तो हमने हमारी प्लेलिस्ट में सब कुछ अपलोड कर रखा है, बट अभी उसको धीरे धीरे फिर से अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होता है, बीच वाला, है ना। NC0, NC1, NC2 से लेके NC, और उसमें मैंने आपको ग्राफ बना के भी बताया था कि बीच वाला जो आता है वो सबसे लार्जेस्ट आता है और जो साइड वाले होते हैं वो सब सिमेट्रिक होते हैं। मतलब NC0 और NCN सेम, NCN-1, NC1 दे आर सेम, मतलब आप समझ जाना। तो ये सब सेम होते हैं, इनका मैंने आपको बार चार्ट बना के बताया था। यहाँ पर हम लोग एक एक्सपेंशन कंसिडर करते हैं। लेट से मैंने लिखा 1 + 4x की पावर 8। ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे? 9 टर्म्स। जब इसको आप खोलोगे तो टोटल 9 टर्म्स आएंगे। पहला टर्म क्या होगा? 8 से 1 तो क्लियर टू की पावर डायरेक्टली 4x की पावर टेल वाला नंबर है। नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है? 8 से 4x की पावर में टेल वाला, 4x की पावर में टेल वाला नंबर है 8 से 3, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 8C8। टोटल 9 टर्म्स आएंगे। मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो आप समझ जाना। 4x की पावर में 8 आए, टोटल 9 टर्म्स है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा टर्म, आई एम नॉट सेइंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट, वो तो हमें पता है कि 8C हाफ मतलब 4 सबसे बड़ा होगा, लेकिन कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा ये बता पाना यहाँ पे पॉसिबल भी है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8C0 के साथ 4 भी एक टर्म का हिस्सा है और x भी टर्म का हिस्सा है। यहाँ पे भी देखो 8C1 और 4x की पावर 1 ये टर्म का हिस्सा है, पूरा टर्म है। ये 4x² ये पूरा टर्म है और आप टर्म को कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं, तो जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप टर्म्स को कंपेयर कैसे कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दी जाती है। क्या कहा मैंने? x की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और बोलेगा कंपेयर करो। तो आपको यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि एट x इज इक्वल टू लेट से 1/3, ऐसा कुछ कह दिया। अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां अब 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4x की जगह क्या बन जाने वाला है? 4/3। तो यहाँ पे मैं रैपिडली हर जगह 4/3 लिख देता हूँ। तो अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं, कौन सा टर्म न्यूमेरिकली लार्जेस्ट है। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब केवल और केवल उनका साइन देखते हैं हम लोग, सॉरी मैग्नीट्यूड देखते हैं हम, साइन इग्नोर करते पार्ट। ओके, तो अभी मुझे बताना है 8C0, 8C1, 8C2, 8C3, केवल 8C0 से 8C8 तक अगर कंपटीशन चल रहा होता तो 8C4 जीत जाता। ठीक है, आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। लेकिन यहाँ पे 4/3, 4/3 की पावर 1, 4/3 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, 4/3 की पावर 8, इसने कंपटीशन बढ़ा दिया, कंपटीशन चेंज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा। इस पूरे का मैग्नीट्यूड अब अलग हो गया है, सबका मैग्नीट्यूड अलग है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा। मैं इसका भी आपको एक हल्का सा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो फर्स्ट टर्म क्या बनने वाला है? 8C0 इंटू 4/3 की पावर 0। लास्ट टर्म 8C8 आएगा, लेकिन आप समझो यहाँ पे 4/3 नहीं होता तो 8C0 और 8C8 दोनों सेम आते, बट 4/3 ने थोड़ा खेल बिगाड़ दिया, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। आप देखो ना, ये 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़े नंबर की पावर में 8 आएगा तो और बड़ा नंबर आएगा। तो 8C8 ने थोड़ा सा खेल चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आने वाला है। ओके, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सो दे आर नॉट सिमेट्रिकल। उसी तरह से 8C1 और लास्ट में 8C7, अरे सेकेंड और लास्ट सेकेंड टर्म पहले सिमेट्रिक आते थे ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं आएंगे, यहाँ पे थोड़े से एसिमेट्रिक आएंगे। तो हो सकता है ये सेकेंड टर्म और हो सकता है ये सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक है, आपको ये समझना है यहाँ पे कि विनर बीच में ही कहीं आएगा, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आएगा। और जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में आए, हो सकता है कि बीच के थोड़ा राइट में या लेफ्ट में आए। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा वो कुछ ऐसा ही चलेगा। ठीक है, थर्ड टर्म ऐसा बनेगा और लास्ट थर्ड टर्म शायद ऐसा बन सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद फोर्थ टर्म ऐसा बनेगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लार्जेस्ट टर्म होगा वो कहीं पे भी आ सकता है। वो जरूरी नहीं है
कि एकदम बीचों बीच आएगा। तो इस ग्राफ का एक करेक्टेड वर्जन या फिर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने बना देता हूँ। अब ये थोड़ा सा फेयर फिगर है, इसमें आप समझना कि मैंने जो बार चार्ट बनाया है इसमें पहला ये आखिरी, ये सेकंड, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, फोर्थ, ये फोर्थ लास्ट। मतलब मैं आप बस ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगा वो एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आएगा, वो सेंटर के राइट में या लेफ्ट में कहीं पे भी आ सकता है। एग्जैक्टली राइट में नहीं, थोड़ा और आगे भी आ सकता है सेंटर के, और सेंटर के पीछे भी आ सकता है। तो आपको बस ये अंदाजा होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर ये अंदाजा है आपको तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज दिखाई भी दे रही होगी कि ये वाला टर्म अभी ग्रेटेस्ट है, लेकिन हाँ ये मैंने रफली बनाया है कि हाँ ऐसा कोई बीच का टर्म रफली ग्रेटेस्ट होगा। कैलकुलेट करके देख लेंगे ना यार। तो जो भी टर्म ग्रेटेस्ट होगा उसकी खासियत क्या होगी वो आपको देखना। दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, उसकी क्या खासियत होगी वो हम देख लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको बेल कर्व में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, जो हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ किया था, आपको पता है ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट का बेल कर्व क्या बना था। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का बेल कर्व एकदम सिमेट्रिक बना था, मतलब जो ग्रेटेस्ट टर्म था वो एकदम बीचों बीच आया था। द मिडिल मोस्ट टर्म वाज द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। लेकिन अगर हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट का बेल कर्व बना रहे तो ऐसा बनता है, लेकिन हम इसका बेल कर्व बनाएंगे हम हर टर्म का, तो वो थोड़ा सा तिरछा आएगा, ऐसा हल्का सा तिरछा आएगा ऐसा, या फिर हल्का सा तिरछा आएगा कुछ इस तरीके से। मतलब जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो एकदम बीच में नहीं होगा, थोड़ा सा इस तरफ खिसका होगा या फिर इस तरफ खिसका होगा। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे होगा, लेकिन हाँ एग्जैक्टली सेंटर पे होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये बताना मुश्किल है, ठीक है। मिडिल के राइट में या लेफ्ट में हो सकता है, तो एनजीटी यहाँ भी हो सकता है और एनजीटी यहाँ भी हो सकता है। सो इट इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का है, मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा 2 मिनट में ताकि आपका टाइम बच जाए। और ये न्यूमेरिकली ये बाइनोमियल टर्म्स का है, ठीक है, लिख देते फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा यहाँ पे कैप्शन लगा दिया, ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बेल कर्व, ये एसिमेट्रिक या फिर स्क्यूड बोला जाता है, टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब बीचों बीच नहीं पाया जाएगा। काम की बात यह है कि जो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा उसकी एक खासियत होगी। ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये सरदार है, ये राजा है, ये सबसे ऊंचाई पर है, ठीक है, अपने शिखर पर है। इसकी खासियत क्या होगी वो देखना। इसकी खासियत ये होगी कि अपने लेफ्ट पड़ोसी से भी ऊंचा होगा और राइट पड़ोसी से भी ऊंचा होगा। ये वाली प्रॉपर्टी केवल यही वाला टर्म शो कर रहा है, देखो ना, अपने लेफ्ट और राइट पड़ोसी दोनों से ऊंचा है। जबकि आप बाकियों को देखोगे ना, लेट से इसको चेक करते हैं, ये लेफ्ट पड़ोसी से ही ऊंचा है, बस राइट पड़ोसी से ऊंचा नहीं है। और इसकी बात करें तो ये भी बस लेफ्ट पड़ोसी से ऊपर है, राइट पड़ोसी से ऊपर नहीं है। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करें तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अपने दोनों पड़ोसियों से बड़ा होता है। तो सॉल्विंग पैटर्न या वर्किंग रूल क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वर्किंग रूल ये होगा कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि TR+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। और क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं तो मॉडुलस लगाएंगे, बाई चांस नेगेटिव आएगा इग्नोर कर देंगे। तो आपको क्या करना है, अज्यूम करना है। क्या करना है, अज्यूम करना है कि TR+1 इज एनजीटी। अगर ये वाकई में एनजीटी है तो ये अपने पिछले टर्म से भी ज्यादा या बराबर होगा और अगले टर्म से भी ज्यादा या बराबर होगा। बराबर हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी होती है, हम देख लेंगे, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा, TR+2, और पिछला क्या रहा होगा, TR। तो ये अपने पिछले से भी ज्यादा होगा और अगले से भी ज्यादा होगा। ये वर्किंग रूल है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, ठीक है। सो फाइनल कंक्लूजन ये है कि वर्किंग रूल टू फाइंड एनजीटीज को नोट डाउन कर लो, हर एक चीज नोट डाउन करो बच्चों, है ना। प्लीज ये मत सोचो कि मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपका काम हो जाएगा। एक अच्छा बच्चा, एक स्कॉलर बच्चा नोट्स लिखता है, आप भी नोट्स लिखिए प्लीज, है ना, अच्छे से लिखिए। मैं आपको वैसे भी अच्छे से टाइम दूंगा, पॉज करो, स्पेस भी दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, TR+1 को एनजीटी अज्यूम करना। मान लो ना कि TR+1 टर्म जो है दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो अपने लेफ्ट पड़ोसी से भी ज्यादा होगी और राइट पड़ोसी से भी ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात, खुशखबरी, आपको ये इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, डबल इनइक्वालिटी है। खुशखबरी ये है कि ये जो राइट वाला पार्ट होता है, ये राइट वाली इनइक्वालिटी होती है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सही है, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद मैथमेटिशियंस ने पाया है कि इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। बट दिस पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट नीडेड, आपका आंसर इससे आ जाएगा। अरे अच्छी बात है ना, इससे आंसर आ जाएगा, आपको इससे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट नीडेड, ठीक है। इट इज important, it is logically true, but it is not necessary, not needed। इसके बिना भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। कैसे काम हो जाता है, क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन देता हूँ जो थोड़ी देर पहले लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सो ये क्वेश्चन है, इफ x is equal to 1/3 find the numerically greatest term in the expansion of 1 + 4x की पावर 8।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अज्यूम करना है, आपको ये अज्यूम करना है कि tr+1, लेट tr+1 बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो ये वाली टर्म अपने लेफ्ट पड़ोसी से भी ज्यादा होगी और राइट पड़ोसी से भी ज्यादा होगी, बट राइट पड़ोसी से ज्यादा होने वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना आंसर आ जाता है। क्यों आता है समझा दूंगा भाई, क्यों इतना बड़बड़ा रहे, आराम से सुनो समझो। ठीक है, तो हमको ये वाली इनइक्वालिटी लगाना है, इससे हमारा काम हो जाता है। क्यों हो जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो कि tr+1 कैसे लिखेंगे। इंडेक्स 8 है तो ये आ जाएगा 8cr, और यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर। अरे सर क्यों 1 की पावर लिख रहे हो, 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x की पावर में टेल वाला नंबर दैट इज r, इसमें मॉडुलस लग जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा बताइए, r है ना, तो 8cr-1। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x की पावर में, 4x की पावर में r-1 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये मॉडुलस आ गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 8cr तो पॉजिटिव होता है, आपको पता है ना, एनसीआर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, और 4 तो बचपन से पॉजिटिव है, और x का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1/3, तो वो भी पॉजिटिव हो गई होगा। तो आप यहाँ पे x की जगह पहले तो चलो 1/3 डाल दो, है ना, क्योंकि हमें x का वैल्यू दिया ही जाएगा, वरना कंपेयर क्या करेंगे कद्दू, आपको पता होना चाहिए ना। तो 4/3 की पावर r, इट विल बी ए पॉजिटिव नंबर, आपको पता है पॉजिटिव नंबर की पावर में कुछ भी डालो। तो यहाँ पे मॉडुलस लगाओ, लेकिन मॉडुलस खुल जाएगा, मॉडुलस खुल जाएगा क्योंकि ये अंदर के नंबर्स ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अब देखो ना, r-1 4 की पावर 4/3 की पावर में, इसको पूरा काट दो, यहाँ पे 4/3 बचेगा, और ये 8cr को नीचे ले लो। ओके, और ये 4/3 को इधर ले लो, ये 3/4 आ जाएगा। क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको, 8cr/8cr-1। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है ना, NCR/NCR-1 कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इनका रेशियो क्या हो जाता है, ऊपर वालों का डिफरेंस 8-r+1, 8-r+1 डिवाइडेड बाय बड़ा टेल, बड़ा टेल यहाँ पे क्या है r, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। ओके, ये r को इधर कर दो तो क्या आ जाएगा 3r, और ये 8+1 9 होता है ना, सो 9 - r, और इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा, देखना आराम से क्या बन जाएगा 36 - 4r, और ये 3r, 4r इधर ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास 7r is less than equal to 36, so r is less than or equal to 36/7। इसका डेसिमल वैल्यू निकालो ना, 5.5, 7 5 are 35, और 1 बच रहा है, 7 1 से 5.1 के आसपास आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो सकती है रिकॉर्डिंग, बट आई हैव टू चेक, कोई बात नहीं है। सो 5.1 से जस्ट छोटा जो r आएगा वो आपका आंसर होता है। क्यों होता है वो भी देखते हैं। अरे बेटा r का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए ना, तो इट कैन नॉट बी 5.1 ऑफ कोर्स, तो 5.1 से छोटा ही बोल रहा है, वैसे भी वो बराबर तो हो नहीं सकता। तो 5.1 से जस्ट छोटा वाला नंबर क्या आएगा 5, r इज इक्वल टू 5 जो आएगा, आप इसको अभी याद रख सकते हो कि दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, r इज इक्वल टू 5 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एंड ऑफ द स्टोरी। अच्छा, r इज इक्वल टू 5 मतलब पांचवा टर्म या छठा टर्म, सिक्स्थ या फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, क्योंकि r इज इक्वल टू 5 डालेंगे तो यहाँ पे 5+1 बनेगा, दैट इज 6, तो दैट इज t6, इट विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब आप मेरे से दो सवाल कर सकते हो कि पहला सवाल कि सर r लेस देन इक्वल टू 5 बोला ना, तो 5 से छोटा तो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, आपको कैसे पता कि जस्ट 5 ही लेना है, मतलब सबसे आखिरी वाला ही r का वैल्यू लेना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सर यहाँ पे लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी ली थी हमने, राइट वाली आपने कहा जरूरी नहीं है, बट क्यों एग्जैक्टली वो तो आपने अभी तक समझाया नहीं, तो मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूँ, बोथ आर को रिलेटेड। तो एक मिनट, इरेज करने वाला वीडियो आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये r लेस देन इक्वल टू 5.1 जो आया है वो किसका आंसर आया है, वो इस इनइक्वालिटी का आंसर आया है कि tr+1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू tr, इसका आंसर आया है। तो बेसिकली इस इनइक्वालिटी को अगर अपन हिंदी में पढ़ेंगे तो इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ये वाला टर्म अपने लेफ्ट पड़ोसी से ज्यादा होगा। ठीक है, कोई भी जनरल टर्म अपने लेफ्ट पड़ोसी से ज्यादा होगा, कौन सी r की वैल्यूज के लिए, या कौन कौन सी r की वैल्यूज के लिए। तो कौन सा कोई जनरल टर्म अपने लेफ्ट पड़ोसी से बड़ा होता जाए, ये कितनी r की वैल्यूज के लिए पॉसिबल होगा। तो r लेस देन इक्वल टू 5.1 मतलब ये वाली इनइक्वालिटी इट इज ट्रू फॉर r लेस देन इक्वल टू 5.1। r लेस देन इक्वल टू 5.1 कितने हो सकते हैं इस दुनिया में बताइए। लेस देन इक्वल टू 5.1 हो सकता है 5, फिर उससे छोटा 4 भी हो सकता है, फिर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है शायद। 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा t1, और यहाँ आएगा t0। t0 कुछ होता नहीं है तो 0 वोंट मेक एनी सेंस, तो 1 2 3 4 5। आसान भाषा में
ये इनइक्वालिटी ट्रू है, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर r इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा, मतलब r इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब समझे आप कि r की वैल्यू 1 डाल दो इसमें। अरे डालो, थोड़ा पेशेंस रखो भाई, डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के ट्रिक भी बता सकता हूँ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रिक देखनी है तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा इसके तुरंत बाद, लेकिन पहले ये तो समझो। तो r इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 + 1 2, ठीक है, t2। और यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, t1। क्या मिला हमें कि t2 t1 से बड़ा है, टर्म 2 टर्म 1 से बड़ा है। लेकिन ये इनइक्वालिटी 1 के लिए ट्रू है, ये तो सही है, बट 2 के लिए भी ट्रू है। तो r की वैल्यू 2 डालकर देखते हैं। 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, t2, और इधर क्या मिलेगा आपको, t2 + 1 दैट इज t3। इसको हिंदी में पढ़ना बच्चों, क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको, है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से सुनना। t2 ने कहा, टर्म 2 ने कहा टर्म 1 से कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। t2 ने t1 को कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, और अचानक से t3 आया, t3 ने बोला होल्ड ऑन, मैं तुमसे बड़ा हूँ। t3 ने t2 को कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। अगर इस बात को मैं चित्रकला से बताऊं, है ना, मैं आपके सामने अगर थोड़ी सी ड्राइंग करके इस बात को बताऊं, ड्राइंग मतलब जस्ट टू गिव यू अ गुड कंपैरिजन, तो t2 ने बोला t1 से कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन t3 आया, t3 ने बोला कि डोंट वरी बेटा, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ठीक है, समझे आप। अच्छा, लेकिन r की वैल्यू अगर हम 3 डालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t3, ठीक है। तो अभी t3 होशियार बन रहा था, वो t2 को डरा रहा था कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। अचानक से t4 आया, और t4 ने कहा कि भाई t3 रुक जाओ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो t4 इससे बड़ा है। ऑफ कोर्स इक्वालिटी लगा सकते हो आप, इट इज फाइन, बट मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है कब नहीं, ठीक है। तो अभी t4 ने बोला कि मैं लोकल गुंडा हूँ, मैं t3 से बड़ा हूँ, और t3 ऑलरेडी t2 को धमका चुका है, t2 t1 को धमका चुका है। तो अभी लोकल गुंडा कौन चल रहा है, t4। बट r की नेक्स्ट वैल्यू क्या डाली जा सकती है, यहाँ पे 3 डाल चुके हैं हम, तो 4 डाल सकते हैं। r की वैल्यू 4 डाली तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, t5, और यहाँ पे मिलेगा t4, ठीक है। अभी t4 जो है वो होशियार बन रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। t5 आया, उसने बोला कि बेटा हम तुम्हारे बाप, ठीक है। फिर r की वैल्यू 5 भी डाल सकते हैं आप, ये आखिरी है, तो इसका मतलब जो फाइनल बाप होगा वो डिसाइड होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि आप जैसे ही t5 डालो, बेटा डालो ना यहाँ पे 5, डरते क्यों, डरो मत, 5 डालो, t6, ठीक है। और ये किससे बड़ा हो जाएगा, ये t5 से बड़ा हो जाएगा। तो अभी t5 होशियार बन रहा था कि मैं t4 से बड़ा हूँ। t6 आया, उसने बोला कि रुक जा बेटा, असली बाप हम हैं, ठीक है। लेकिन क्या t6 को डराने कोई आ पाएगा क्या, नहीं। t6 जो सबसे बड़ा नंबर है, पर सबसे बड़ा टर्म है, उसको डराने के लिए कोई आ नहीं पाएगा, क्योंकि r की अगली वैल्यू हम डाल नहीं सकते। 5 हो चुकी है, 6 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि किसी भी टर्म का अपने लेफ्ट वाले टर्म से बड़े होने का सिलसिला यहीं पे खत्म हो जाता है। किसी भी टर्म का अपने लेफ्ट वाले टर्म से बड़े होने का सिलसिला खत्म हो जाता है। अब ये जो टर्म है t6, ये आखिरी टर्म है जो अपने लेफ्ट वाले टर्म से बड़ा होगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट टर्म जो अपने लेफ्ट वाले टर्म से बड़ा होगा, ओके, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट वाले टर्म से बड़ा होगा और ये आखिरी टर्म है जहाँ पे सिलसिला खत्म हो रहा है, इसका मतलब इसके बाद वाले टर्म का वैल्यू जो होगा वो ये वाला रूल फॉलो नहीं करता होगा, है ना, वो अपने लेफ्ट से बड़ा नहीं हो पा रहा होगा। तो जो अगला टर्म होगा t7, दिख रहा है आपको, जो अगला वैल्यू होगा t7, हाँ, वो इससे छोटा होगा। तो t7 इससे छोटा होगा, वो अपने लेफ्ट से बड़ा नहीं होगा। अगर वो छोटा हो गया तो उसके बाद ये वाला जो t6 होगा वो शिखर पे पाया जाएगा, देखो ना, ऐसे ऊपर उठा और लेफ्ट वाले से बड़ा होने का सिलसिला खत्म हो गया। तो अगला वाला जो टर्म होगा वो लेफ्ट वाले से छोटा होगा, तो t6 पे मैक्सिमा अटेन हो गया। इसको अगर अपन फील करें डेप्थ में तो, ठीक है, ये हमने डेप्थ में सब कुछ समझ लिया है। t6 इज द लार्जेस्ट टर्म, आपको मैं बता भी चुका हूँ, लेस देन इक्वल टू 5.1 आ रहा है, तो जस्ट छोटा वाला आंसर आपका हो जाता है, दैट इज 5। आपको ये सब करने की अब जरूरत है। और बेहतर शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो देख लो जल्दी से, इसको लाइक कर दो यार, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार बहुत अच्छी वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। सो जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है, ताकि मेरे को बहुत गजब का मोटिवेशन मिल जाए और मैं सुपरमैन स्पाइडरमैन सब कुछ बन जाऊँ। ये t6 है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनजीटी का ट्रिक क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट ट्रिक वीडियो देखेंगे और उसमें हम ये वाली चीज़ डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट सॉल्विंग दिस इन दिस मजदूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।